जवाहरलाल नेहरू, जन्म 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद, भारत। मृत्यु 27 मई 1964, नई दिल्ली। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत 1947-64, जिन्होंने संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में अपनी तटस्थ कूटनिरपेक्ष नीतियों के लिए जाने जाते थे। वे 1930 और 40 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक था। जवाहरलाल नेहरू, नाम से पंडित, हिंदी पंडित या शिक्षक नेहरू। जन्म 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद, भारत। मृत्यु 27 मई 1964, नई दिल्ली। आयु 74। पद कार्यालय प्रधानमंत्री 1947-1964, भारत। राजनीतिक संबद्धता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उल्लेखनीय पारिवारिक सदस्य पिता मोतीलाल नेहरू, बेटी इंदिरा गांधी। प्रारंभिक वर्षों नेहरू का जन्म कश्मीरी ब्राह्मणों के परिवार में हुआ था, जो अपनी प्रशासनिक योग्यता और विद्वता के लिए जाने जाते थे, जो 18वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली चले आए थे। वे मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, जो एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन गए। मोहनदास महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी। जवाहरलाल 4 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनमें से 2 लड़कियां थीं। एक बहन विजया लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 16 वर्ष की आयु तक नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेजी शासिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। उनमें से केवल एक आंशिक रूप से आयरिश, आंशिक रूप से बेल्जियम के थियोसॉफिस्ट फर्डिनेंड ब्रुक्स ने उन पर कोई प्रभाव डाला प्रतीत होता है। जवाहरलाल के पास एक आदरणीय भारतीय शिक्षक भी थे, जिन्होंने उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाई। 1905 में वे एक प्रमुख अंग्रेजी स्कूल हैरो गए, जहां वे 2 साल तक रहे। नेहरू का शैक्षणिक जीवन किसी भी तरह से उत्कृष्ट नहीं था। हैरो से वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में सम्मान की डिग्री हासिल करने में 3 साल बिताए। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में 2 साल बिताने के बाद बैरिस्टर की योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में बिताए 7 सालों ने नेहरू को एक धुंधली दुनिया में छोड़ दिया, न तो इंग्लैंड में और न ही भारत में घर जैसा। कुछ साल बाद उन्होंने लिखा, मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब मिश्रण बन गया हूँ, हर जगह बेमेल, कहीं भी घर जैसा नहीं। वे भारत की खोज करने के लिए भारत वापस चले गए। विदेश में उनके अनुभव ने उनके व्यक्तित्व पर जो विरोधाभासी खिंचाव और दबाव डाला, वह कभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जन्म 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद, भारत। मृत्यु 27 मई 1964, नई दिल्ली। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत 1947-64, जिन्होंने संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में अपनी तटस्थ कूटनिरपेक्ष नीतियों के लिए जाने जाते थे। वे 1930 और 40 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू, सभी मीडिया देखें। नाम से पंडित, हिंदी पंडित या शिक्षक नेहरू। जन्म 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद, भारत। मृत्यु 27 मई 1964, नई दिल्ली। आयु 74। पद कार्यालय प्रधानमंत्री 1947-1964, भारत। राजनीतिक संबद्धता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उल्लेखनीय पारिवारिक सदस्य पिता मोतीलाल नेहरू, बेटी इंदिरा गांधी। प्रारंभिक वर्षों नेहरू का जन्म कश्मीरी ब्राह्मणों के परिवार में हुआ था, जो अपनी प्रशासनिक योग्यता और विद्वता के लिए जाने जाते थे, जो 18वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली चले आए थे। वे मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, जो एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन गए। मोहनदास महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी। जवाहरलाल 4 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनमें से 2 लड़कियां थीं। एक बहन विजया लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 16 वर्ष की आयु तक नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेजी शासिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। उनमें से केवल एक आंशिक रूप से आयरिश, आंशिक रूप से बेल्जियम के थियोसॉफिस्ट फर्डिनेंड ब्रुक्स ने उन पर कोई प्रभाव डाला प्रतीत होता है। जवाहरलाल के पास एक आदरणीय भारतीय शिक्षक भी थे, जिन्होंने उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाई। 1905 में वे एक प्रमुख अंग्रेजी स्कूल हैरो गए, जहां वे 2 साल तक रहे। नेहरू का शैक्षणिक जीवन किसी भी तरह से उत्कृष्ट नहीं था। हैरो से वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में सम्मान की डिग्री हासिल करने में 3 साल बिताए। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में 2 साल बिताने के बाद बैरिस्टर की योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में बिताए 7 सालों ने नेहरू को एक धुंधली दुनिया में छोड़ दिया,
न तो इंग्लैंड में और न ही भारत में घर जैसा। कुछ साल बाद उन्होंने लिखा, मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब मिश्रण बन गया हूँ, हर जगह बेमेल, कहीं भी घर जैसा नहीं। वे भारत की खोज करने के लिए भारत वापस चले गए। विदेश में उनके अनुभव ने उनके व्यक्तित्व पर जो विरोधाभासी खिंचाव और दबाव डाला, वह कभी पूरी तरह से हल नहीं हुई। ब्रिटानिका क्विज। भारत अन्वेषण प्रश्नोत्तरी। भारत लौटने के 4 साल बाद मार्च 1916 में नेहरू ने कमला कौल से विवाह किया, जो दिल्ली में बसने वाले एक कश्मीरी परिवार से थी। उनकी एकमात्र संतान इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में उन्होंने अपने विवाहित नाम इंदिरा गांधी के तहत भारत की प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया, 1966-77 और 1980-84। इसके अलावा इंदिरा के बेटे राजीव गांधी ने अपनी मां के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, 1984-89। राजनीतिक प्रशिक्षुता। भारत लौटने पर नेहरू ने पहले एक वकील के रूप में बसने की कोशिश की थी। हालांकि अपने पिता के विपरीत उन्हें अपने पेशे में केवल एक अनियमित रुचि थी और उन्हें न तो कानून का अभ्यास करना पसंद था और न ही वकीलों की संगति। उस समय उन्हें अपनी पीढ़ी के कई लोगों की तरह एक सहज राष्ट्रवादी के रूप में वर्णित किया जा सकता था, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए तरसता था, लेकिन अपने अधिकांश समकालीनों की तरह उन्होंने इस बारे में कोई सटीक विचार नहीं बनाया था कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। नेहरू की आत्मकथा से पता चलता है कि विदेश में पढ़ाई के दौरान वे भारतीय राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उसी दौरान अपने पिता को लिखे उनके पत्रों से भारत की आज़ादी में उनकी साझा दिलचस्पी का पता चलता है। लेकिन जब तक पिता और पुत्र महात्मा गांधी से नहीं मिले और उनके राजनीतिक पदचिह्नों पर चलने के लिए राजी नहीं हुए, तब तक दोनों में से किसी ने भी इस बारे में कोई निश्चित विचार विकसित नहीं किया कि आज़ादी कैसे हासिल की जाए। गांधी जी में जिस गुण ने दोनों नेहरूओं को प्रभावित किया, वह था काम करने पर उनका जोर। गांधी जी का तर्क था कि गलत की न केवल निंदा की जानी चाहिए बल्कि उसका विरोध भी किया जाना चाहिए। इससे पहले नेहरू और उनके पिता समकालीन भारतीय राजनेताओं की शैली के प्रति तिरस्कारपूर्ण थे, जिनका राष्ट्रवाद कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर अंतहीन भाषणों और लंबे चौड़े प्रस्तावों तक ही सीमित था। जवाहरलाल भी गांधी जी के भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिना किसी डर या नफरत के लड़ने के आग्रह से आकर्षित हुए थे। नेहरू की गांधी जी से पहली मुलाकात 1916 में कांग्रेस की वार्षिक बैठक में हुई थी, लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। गांधी उनसे 20 साल बड़े थे। ऐसा लगता है कि दोनों ने ही शुरू में एक दूसरे पर कोई खास प्रभाव नहीं डाला। गांधी ने 1920 के दशक की शुरुआत में जेल में रहते हुए लिखी अपनी आत्मकथा में नेहरू का कोई जिक्र नहीं किया है। ये चूक समझ में आती है क्योंकि 1929 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने तक भारतीय राजनीति में नेहरू की भूमिका गौण थी, जब उन्होंने लाहौर, अब पाकिस्तान में ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तब तक पार्टी का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस था। नेहरू का कांग्रेस पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1919 से है। उस दौर में राष्ट्रवादी गतिविधि और सरकारी दमन की शुरुआती लहर देखी गई, जिसकी परिणति 1919 में हुई। अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए नरसंहार में एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, हालांकि अन्य अनुमान इससे कहीं अधिक थे और कम से कम 1200 लोग घायल हुए, जब स्थानीय ब्रिटिश सैन्य कमांडर ने अपने सैनिकों को शहर में लगभग पूरी तरह से बंद स्थान में एकत्रित निहत्थे भारतीयों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। जब 1921 के अंत में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ प्रांतों में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, तो नेहरू पहली बार जेल गए। अगले 24 वर्षों में उन्हें 8 बार और हिरासत में रहना पड़ा। आखिरी और सबसे लंबी अवधि जून 1945 में समाप्त हुई, जिसमें उन्हें लगभग 3 साल की कैद हुई। कुल मिलाकर नेहरू ने 9 साल से ज्यादा जेल में बिताए। अपनी खासियत के अनुसार उन्होंने अपनी कैद की अवधि को असामान्य राजनीतिक गतिविधि वाले जीवन में सामान्य अंतराल के रूप में वर्णित किया। कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी राजनीतिक प्रशिक्षुता 1919 से 1929 तक चली। 1923 में वे 2 साल के लिए पार्टी के महासचिव बने और 1927 में भी 2 साल के लिए फिर से ऐसा ही किया। उनकी रुचियों और कर्तव्यों ने उन्हें भारत के विस्तृत क्षेत्रों की यात्राओं पर ले गया, विशेष रूप से उनके गृह राज्य संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां किसानों की भारी गरीबी और दुर्दशा से उनका पहला सामना हुआ, जिसने उन महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के उनके बुनियादी विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि समाजवाद की ओर उनका झुकाव स्पष्ट था, लेकिन नेहरू की उग्रवादिता ने कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था।
उनकी राजनीतिक और आर्थिक सोच में मील का पत्थर 1926-27 के दौरान यूरोप और सोवियत संघ का उनका दौरा था। मार्क्सवाद और उनके समाजवादी विचारों में नेहरू की वास्तविक रुचि उस दौरे से उपजी थी, भले ही इससे साम्यवादी सिद्धांत और व्यवहार के बारे में उनका ज्ञान बहुत अधिक नहीं बढ़ा। जेल में उनके बाद के प्रवासों ने उन्हें मार्क्सवाद का अधिक गहराई से अध्ययन करने में सक्षम बनाया। इसके विचारों में रुचि होने के बावजूद इसके कुछ तरीकों से घृणा होने के कारण, जैसे कि कम्युनिस्टों की रेजिमेंटेशन और विधर्मियों का शिकार, वह कभी भी कार्ल मार्क्स के लेखन को प्रकट धर्मरथ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। फिर भी तब से उनकी आर्थिक सोच का पैमाना मार्क्सवादी रहा, जहां आवश्यक हो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता के रूप में उभरे। गांधी ने चतुराई से उन्हें अपने कुछ वरिष्ठों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बिठाया था। उम्मीद थी कि नेहरू भारत के युवाओं को, जो उस समय चरम वामपंथी कारणों की ओर आकर्षित हो रहे थे, कांग्रेस आंदोलन की मुख्यधारा में लाएंगे। गांधी ने यह भी सही अनुमान लगाया कि अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ नेहरू खुद मध्यम मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक होंगे। 1931 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नेहरू कांग्रेस पार्टी की आंतरिक परिषदों में चले गए और गांधी के करीब आ गए। हालांकि गांधी ने 1942 तक आधिकारिक तौर पर नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, लेकिन 1930 के दशक के मध्य में ही भारतीय जनता ने नेहरू को गांधी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान लिया था। मार्च 1931 में गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन, बाद में लॉर्ड हैलिफैक्स, के बीच हस्ताक्षरित गांधी-इरविन समझौता भारत में दो प्रमुख नायकों के बीच युद्धविराम का संकेत था। ये गांधी के सबसे प्रभावी सविनय अवज्ञा आंदोलनों में से एक था, जिसे 1 साल पहले नमक मार्च के रूप में शुरू किया गया था, जिसके दौरान नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। ऐसी उम्मीदें थीं कि गांधी-इरविन समझौता भारत ब्रिटिश संबंधों के एक अधिक सहज दौर की शुरुआत होगी, लेकिन वे पूरी नहीं हुई। लॉर्ड वेलिंगटन, जिन्होंने 1931 में इरविन की जगह वायसराय का पद संभाला था, ने गांधी को जनवरी 1932 में जेल में डाल दिया। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से गांधी के लौटने के तुरंत बाद उन पर एक और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। नेहरू को भी गिरफ्तार किया गया और 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। भारत को स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों का अंततः परिणाम ये हुआ 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसने भारतीय प्रांतों को लोकप्रिय स्वायत्त सरकार की व्यवस्था दी। अंततः इसने स्वायत्त प्रांतों और रियासतों से मिलकर एक संघीय व्यवस्था प्रदान की। हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। 1930 के दशक के मध्य में नेहरू यूरोप के घटनाक्रमों से बहुत चिंतित थे, जो एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा था। वे 1936 की शुरुआत में अपनी बीमार पत्नी से मिलने यूरोप गए थे। कुछ समय पहले ही स्विट्जरलैंड के लॉजेन में एक सेनेटोरियम में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध की स्थिति में भारत का स्थान लोकतंत्रों के साथ है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन में केवल एक स्वतंत्र देश के रूप में ही लड़ सकता है। जब प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी अधिकांश प्रांतों में सत्ता में आ गई, तो नेहरू को दुविधा का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग के अधीन मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के निर्माता बनने वाले थे, का चुनावों में प्रदर्शन खराब रहा था। इसलिए कांग्रेस ने कुछ प्रांतों में गठबंधन कांग्रेस मुस्लिम लीग सरकारों के गठन के लिए जिन्ना की दलील को नासमझी से खारिज कर दिया, एक ऐसा फैसला जिसका नेहरू ने समर्थन किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बाद में टकराव हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष में बदल गया, जो अंततः भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारावास। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने स्वायत्त प्रांतीय मंत्रालयों से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध के लिए प्रतिबद्ध कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने विरोध स्वरूप अपने प्रांतीय मंत्रालय वापस ले लिए, लेकिन कांग्रेस की कार्रवाई ने राजनीतिक क्षेत्र को जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए लगभग खुला छोड़ दिया। युद्ध पर नेहरू के विचार गांधी के विचारों से भिन्न थे। शुरू में गांधी का मानना था कि अंग्रेजों को जो भी समर्थन दिया जाना चाहिए वह बिना शर्त दिया जाना चाहिए और यह हिंसक चरित्र का होना चाहिए। नेहरू का मानना था कि अहिंसा का आक्रामकता के खिलाफ बचाव में कोई स्थान नहीं है और भारत को नाजीवाद के खिलाफ युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन का समर्थन करना चाहिए, लेकिन केवल एक स्वतंत्र देश के रूप में। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो उसे बाधा भी नहीं डालनी चाहिए। अक्टूबर 1940 में गांधी ने अपना मूल रुख त्यागते हुए एक सीमित सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करने का फैसला किया।
जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख अधिवक्ताओं को एक एक करके भाग लेने के लिए चुना गया। उन नेताओं में से दूसरे नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में 1 साल से थोड़ा अधिक समय बिताने के बाद उन्हें हवाई में पर्ल हार्बर पर बमबारी से 3 दिन पहले अन्य कांग्रेस कैदियों के साथ रिहा कर दिया गया। जब 1942 के वसंत में जापानियों ने बर्मा, अब म्यांमार के माध्यम से भारत की सीमाओं पर अपना हमला किया, तो उस नए सैन्य खतरे का सामना कर रही ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ कुछ पहल करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य, जो राजनीतिक रूप से नेहरू के करीबी थे और जिन्ना को भी जानते थे, संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव लेकर आए। हालांकि क्रिप्स का मिशन विफल हो गया, क्योंकि गांधी स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में पहल गांधी के हाथों में चली गई, जिन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया। नेहरू, हालांकि युद्ध के प्रयासों को शर्मिंदा करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास गांधी के साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, अब मुंबई में कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद गांधी और नेहरू सहित पूरी कांग्रेस कार्यसमिति को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। नेहरू उस 9वीं और आखिरी हिरासत से 15 जून 1945 को ही बाहर आए। उनकी रिहाई के 2 साल के भीतर भारत का विभाजन होकर स्वतंत्र होना तय था। वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने का अंतिम प्रयास विफल रहा। इस बीच चर्चिल के युद्धकालीन प्रशासन को विस्थापित करने वाली लेबर सरकार ने अपने पहले कार्यों में से एक के रूप में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा और बाद में लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया। अब प्रश्न यह नहीं था कि भारत स्वतंत्र होगा या नहीं, बल्कि यह था कि क्या इसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र राज्य शामिल होंगे। हिंदू मुस्लिम विरोध, जिसकी परिणति 1946 के अंत में झड़पों में हुई, जिसमें करीब 7,000 लोग मारे गए, ने उपमहाद्वीप के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। जहां गांधी जी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, वहीं नेहरू ने अनिच्छा से लेकिन वास्तविक रूप से सहमति दे दी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र देश बनकर उभरे। 1929 में जब गांधी जी ने लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नेहरू को चुना था, से लेकर 1964 में प्रधानमंत्री के रूप में उनकी मृत्यु तक, इन 35 वर्षों में नेहरू 1962 में चीन के साथ संक्षिप्त संघर्ष की पराजय के बावजूद अपने लोगों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण गांधी जी के धार्मिक और परंपरावादी दृष्टिकोण के विपरीत था, जिसने गांधी जी के जीवनकाल में भारतीय राजनीति को एक धार्मिक रूप प्रदान किया था, भ्रामक रूप से, क्योंकि हालांकि गांधी जी धार्मिक रूप से रूढ़िवादी प्रतीत होते थे, वे वास्तव में एक सामाजिक गैरानुरूपतावादी थे जो हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू और गांधी के बीच वास्तविक अंतर धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण में नहीं, बल्कि सभ्यता के प्रति उनके दृष्टिकोण में था। जहां नेहरू तेजी से आधुनिक मुहावरे में बात करते थे, वहीं गांधी। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नेहरू का महत्व यह है कि उन्होंने आधुनिक मूल्यों और सोचने के तरीकों को आयातित और प्रसारित किया, जिसे उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। धर्मनिरपेक्षता और भारत की बुनियादी एकता पर अपने जोर के अलावा इसकी जातीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद नेहरू भारत को वैज्ञानिक खोज और तकनीकी विकास के आधुनिक युग में आगे ले जाने के लिए गहराई से चिंतित थे। इसके अलावा उन्होंने अपने लोगों में गरीबों और बहिष्कृत लोगों के साथ सामाजिक सरोकार की आवश्यकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान की जागरूकता जगाई। जिन उपलब्धियों पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, उनमें से एक प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार था, जिसने अंततः हिंदुओं को सक्षम बनाया। विधवाओं को उत्तराधिकार और संपत्ति के मामलों में पुरुषों के साथ समानता का अधिकार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू का सितारा अक्टूबर 1956 तक चमक रहा था, जब हंगरी में सोवियत क्रांति के खिलाफ भारत के रवैये ने उनकी नीति को कमजोर कर दिया। गुटनिरपेक्षता तटस्थता पर गैर साम्यवादी देशों द्वारा कड़ी जांच की गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत हंगरी पर आक्रमण के मामले में सोवियत संघ के साथ मतदान करने वाला एकमात्र गुटनिरपेक्ष देश था, और उसके बाद नेहरू के लिए गुटनिरपेक्षता के लिए अपने आह्वान पर विश्वास हासिल करना मुश्किल हो गया। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में उपनिवेशवाद विरोध उनकी विदेश नीति का आधार रहा था। हालांकि इस मुद्दे में उनकी रुचि कम हो गई जब चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित अफ्रीकी और एशियाई देशों के बांडुंग सम्मेलन में उनसे सुर्खियां छीन लीं। 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया अब सर्बिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन के समय तक नेहरू ने उपनिवेशवाद विरोध के स्थान पर गुटनिरपेक्षता को अपनी सबसे बड़ी चिंता के रूप में स्थापित कर लिया था।
राजनीति, कानून और सरकार। विश्व नेता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री। कार्रवाई, अन्य नाम पंडित नेहरू। द्वारा लिखित फ्रैंक आर मोरेस। तथ्य जांचकर्ता एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के संपादक। आखिरी अपडेट 11 जून 2024। अनुच्छेद इतिहास। विषय सूची। प्रमुख प्रश्न। जवाहरलाल नेहरू किस लिए जाने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा कैसे हुई? नवीनतम समाचार 10 जून 2024 1:27 AM ईस्टर्न टाइम। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। भारत के मोदी ने ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस लेख का सारांश। जवाहरलाल नेहरू जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, भारत। मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत 1947-64 जिन्होंने संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में अपनी तटस्थ कूटनिरपेक्ष नीतियों के लिए जाने जाते थे। वे 1930 और 40 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू। सभी मीडिया देखें। नाम से पंडित, हिंदी पंडित या शिक्षक नेहरू। जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, भारत। मृत 27 मई 1964 नई दिल्ली। आयु 74। पद कार्यालय प्रधानमंत्री 1947-1964 भारत। राजनीतिक संबद्धता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उल्लेखनीय पारिवारिक सदस्य पिता मोतीलाल नेहरू, बेटी इंदिरा गांधी। सभी संबंधित सामग्री देखें। प्रारंभिक वर्षों। नेहरू का जन्म कश्मीरी ब्राह्मणों के परिवार में हुआ था, जो अपनी प्रशासनिक योग्यता और विद्वता के लिए जाने जाते थे, जो 18वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली चले आए थे। वे मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, जो एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेताओं में से एक बन गए। मोहनदास महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी। जवाहरलाल 4 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनमें से 2 लड़कियां थीं। एक बहन विजया लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 16 वर्ष की आयु तक नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेजी शासिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। उनमें से केवल एक आंशिक रूप से आयरिश, आंशिक रूप से बेल्जियम के थियोसॉफिस्ट फर्डिनेंड ब्रुक्स ने उन पर कोई प्रभाव डाला प्रतीत होता है। जवाहरलाल के पास एक आदरणीय भारतीय शिक्षक भी थे, जिन्होंने उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाई। 1905 में वे एक प्रमुख अंग्रेजी स्कूल हैरो गए, जहां वे 2 साल तक रहे। नेहरू का शैक्षणिक जीवन किसी भी तरह से उत्कृष्ट नहीं था। हैरो से वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में सम्मान की डिग्री हासिल करने में 3 साल बिताए। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में 2 साल बिताने के बाद बैरिस्टर की योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में बिताए 7 सालों ने नेहरू को एक धुंधली दुनिया में छोड़ दिया, न तो इंग्लैंड में और न ही भारत में घर जैसा। कुछ साल बाद उन्होंने लिखा, मैं पूर्व और पश्चिम का एक अजीब मिश्रण बन गया हूँ, हर जगह बेमेल, कहीं भी घर जैसा नहीं। वे भारत की खोज करने के लिए भारत वापस चले गए। विदेश में उनके अनुभव ने उनके व्यक्तित्व पर जो विरोधाभासी खिंचाव और दबाव डाला, वह कभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ। ब्रिटानिका क्विज। भारत अन्वेषण प्रश्नोत्तरी। भारत लौटने के 4 साल बाद मार्च 1916 में नेहरू ने कमला कौल से विवाह किया, जो दिल्ली में बसने वाले एक कश्मीरी परिवार से थी। उनकी एकमात्र संतान इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में उन्होंने अपने विवाहित नाम इंदिरा गांधी के तहत भारत की प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया 1966-77 और 1980-84। इसके अलावा इंदिरा के बेटे राजीव गांधी ने अपनी मां के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला 1984-89। वैश्विक वंचितता पर इंदिरा गांधी का 1975 का ब्रिटानिका निबंध पढ़ें। ब्रिटानिका प्रीमियम सदस्यता प्राप्त करें और अनन्य सामग्री तक पहुंच प्राप्त करें। अब सदस्यता लें। राजनीतिक प्रशिक्षुता। भारत लौटने पर नेहरू ने पहले एक वकील के रूप में बसने की कोशिश की थी। हालांकि अपने पिता के विपरीत उन्हें अपने पेशे में केवल एक अनियमित रुचि थी और उन्हें न तो कानून का अभ्यास करना पसंद था और न ही वकीलों की संगति। उस समय उन्हें अपनी पीढ़ी के कई लोगों की तरह एक सहज राष्ट्रवादी के रूप में वर्णित किया जा सकता था, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए तरसता था, लेकिन अपने अधिकांश समकालीनों की तरह उन्होंने इस बारे में कोई सटीक विचार नहीं बनाया था कि इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। नेहरू की आत्मकथा से पता चलता है कि विदेश में पढ़ाई के दौरान वे भारतीय राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते थे। उसी दौरान अपने पिता को लिखे उनके पत्रों से भारत की आज़ादी में उनकी साझा दिलचस्पी का पता चलता है।
लेकिन जब तक पिता और पुत्र महात्मा गांधी से नहीं मिले और उनके राजनीतिक पदचिह्नों पर चलने के लिए राजी नहीं हुए, तब तक दोनों में से किसी ने भी इस बारे में कोई निश्चित विचार विकसित नहीं किया कि आज़ादी कैसे हासिल की जाए। गांधी जी में जिस गुण ने दोनों नेहरूओं को प्रभावित किया, वह था काम करने पर उनका जोर। गांधी जी का तर्क था कि गलत की न केवल निंदा की जानी चाहिए बल्कि उसका विरोध भी किया जाना चाहिए। इससे पहले नेहरू और उनके पिता समकालीन भारतीय राजनेताओं की शैली के प्रति तिरस्कारपूर्ण थे, जिनका राष्ट्रवाद कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर अंतहीन भाषणों और लंबे चौड़े प्रस्तावों तक ही सीमित था। जवाहरलाल भी गांधी जी के भारत के ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिना किसी डर या नफरत के लड़ने के आग्रह से आकर्षित हुए थे। नेहरू की गांधी जी से पहली मुलाकात 1916 में कांग्रेस की वार्षिक बैठक में हुई थी, लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। गांधी उनसे 20 साल बड़े थे। ऐसा लगता है कि दोनों ने ही शुरू में एक दूसरे पर कोई खास प्रभाव नहीं डाला। गांधी ने 1920 के दशक की शुरुआत में जेल में रहते हुए लिखी अपनी आत्मकथा में नेहरू का कोई जिक्र नहीं किया है। ये चूक समझ में आती है क्योंकि 1929 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने तक भारतीय राजनीति में नेहरू की भूमिका गौण थी, जब उन्होंने लाहौर अब पाकिस्तान में ऐतिहासिक सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। तब तक पार्टी का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस था। नेहरू का कांग्रेस पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1919 से है। उस दौर में राष्ट्रवादी गतिविधि और सरकारी दमन की शुरुआती लहर देखी गई, जिसकी परिणति 1919 में हुई। अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए नरसंहार में एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए, हालांकि अन्य अनुमान इससे कहीं अधिक थे और कम से कम 1200 लोग घायल हुए, जब स्थानीय ब्रिटिश सैन्य कमांडर ने अपने सैनिकों को शहर में लगभग पूरी तरह से बंद स्थान में एकत्रित निहत्थे भारतीयों की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। जब 1921 के अंत में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ प्रांतों में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, तो नेहरू पहली बार जेल गए। अगले 24 वर्षों में उन्हें 8 बार और हिरासत में रहना पड़ा। आखिरी और सबसे लंबी अवधि जून 1945 में समाप्त हुई, जिसमें उन्हें लगभग 3 साल की कैद हुई। कुल मिलाकर नेहरू ने 9 साल से ज्यादा जेल में बिताए। अपनी खासियत के अनुसार उन्होंने अपनी कैद की अवधि को असामान्य राजनीतिक गतिविधि वाले जीवन में सामान्य अंतराल के रूप में वर्णित किया। कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी राजनीतिक प्रशिक्षुता 1919 से 1929 तक चली। 1923 में वे 2 साल के लिए पार्टी के महासचिव बने और 1927 में भी 2 साल के लिए फिर से ऐसा ही किया। उनकी रुचियों और कर्तव्यों ने उन्हें भारत के विस्तृत क्षेत्रों की यात्राओं पर ले गया, विशेष रूप से उनके गृह राज्य संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां किसानों की भारी गरीबी और दुर्दशा से उनका पहला सामना हुआ, जिसने उन महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के उनके बुनियादी विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि समाजवाद की ओर उनका झुकाव स्पष्ट था, लेकिन नेहरू की उग्रवादिता ने कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था। उनकी राजनीतिक और आर्थिक सोच में मील का पत्थर 1926-27 के दौरान यूरोप और सोवियत संघ का उनका दौरा था। मार्क्सवाद और उनके समाजवादी विचारों में नेहरू की वास्तविक रुचि उस दौरे से उपजी थी, भले ही इससे साम्यवादी सिद्धांत और व्यवहार के बारे में उनका ज्ञान बहुत अधिक नहीं बढ़ा। जेल में उनके बाद के प्रवासों ने उन्हें मार्क्सवाद का अधिक गहराई से अध्ययन करने में सक्षम बनाया। इसके विचारों में रुचि होने के बावजूद इसके कुछ तरीकों से घृणा होने के कारण, जैसे कि कम्युनिस्टों की रेजिमेंटेशन और विधर्मियों का शिकार, वह कभी भी कार्ल मार्क्स के लेखन को प्रकट धर्मरथ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। फिर भी तब से उनकी आर्थिक सोच का पैमाना मार्क्सवादी रहा, जहां आवश्यक हो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता के रूप में उभरे। गांधी ने चतुराई से उन्हें अपने कुछ वरिष्ठों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बिठाया था। उम्मीद थी कि नेहरू भारत के युवाओं को, जो उस समय चरम वामपंथी कारणों की ओर आकर्षित हो रहे थे, कांग्रेस आंदोलन की मुख्यधारा में लाएंगे। गांधी ने यह भी सही अनुमान लगाया कि अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ नेहरू खुद मध्यम मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक होंगे। 1931 में अपने पिता की मृत्यु के बाद नेहरू कांग्रेस पार्टी की आंतरिक परिषदों में चले गए और गांधी के करीब आ गए। हालांकि गांधी ने 1942 तक आधिकारिक तौर पर नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, लेकिन 1930 के दशक के मध्य में ही भारतीय जनता ने नेहरू को गांधी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान लिया था।
मार्च 1931 में गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन, बाद में लॉर्ड हैलिफैक्स के बीच हस्ताक्षरित गांधी-इरविन समझौता भारत में दो प्रमुख नायकों के बीच युद्धविराम का संकेत था। ये गांधी के सबसे प्रभावी सविनय अवज्ञा आंदोलनों में से एक था, जिसे 1 साल पहले नमक मार्च के रूप में शुरू किया गया था, जिसके दौरान नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। ऐसी उम्मीदें थी कि गांधी-इरविन समझौता भारत ब्रिटिश संबंधों के एक अधिक सहज दौर की शुरुआत होगी, लेकिन वे पूरी नहीं हुई। लॉर्ड वेलिंगटन, जिन्होंने 1931 में इरविन की जगह वायसराय का पद संभाला था, ने गांधी को जनवरी 1932 में जेल में डाल दिया। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से गांधी के लौटने के तुरंत बाद उन पर एक और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। नेहरू को भी गिरफ्तार किया गया और 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। भारत को स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों का अंततः परिणाम ये हुआ 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसने भारतीय प्रांतों को लोकप्रिय स्वायत्त सरकार की व्यवस्था दी। अंततः इसने स्वायत्त प्रांतों और रियासतों से मिलकर एक संघीय व्यवस्था प्रदान की। हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। 1930 के दशक के मध्य में नेहरू यूरोप के घटनाक्रमों से बहुत चिंतित थे, जो एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा था। वे 1936 की शुरुआत में अपनी बीमार पत्नी से मिलने यूरोप गए थे। कुछ समय पहले ही स्विट्जरलैंड के लॉजेन में एक सेनेटोरियम में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध की स्थिति में भारत का स्थान लोकतंत्रों के साथ है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन में केवल एक स्वतंत्र देश के रूप में ही लड़ सकता है। जब प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी अधिकांश प्रांतों में सत्ता में आ गई, तो नेहरू को दुविधा का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग के अधीन मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के निर्माता बनने वाले थे, का चुनावों में प्रदर्शन खराब रहा था। इसलिए कांग्रेस ने कुछ प्रांतों में गठबंधन कांग्रेस मुस्लिम लीग सरकारों के गठन के लिए जिन्ना की दलील को नासमझी से खारिज कर दिया, एक ऐसा फैसला जिसका नेहरू ने समर्थन किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बाद में टकराव हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष में बदल गया, जो अंततः भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारावास। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने स्वायत्त प्रांतीय मंत्रालयों से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध के लिए प्रतिबद्ध कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने विरोध स्वरूप अपने प्रांतीय मंत्रालय वापस ले लिए, लेकिन कांग्रेस की कार्रवाई ने राजनीतिक क्षेत्र को जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए लगभग खुला छोड़ दिया। युद्ध पर नेहरू के विचार गांधी के विचारों से भिन्न थे। शुरू में गांधी का मानना था कि अंग्रेजों को जो भी समर्थन दिया जाना चाहिए वह बिना शर्त दिया जाना चाहिए और यह हिंसक चरित्र का होना चाहिए। नेहरू का मानना था कि अहिंसा का आक्रामकता के खिलाफ बचाव में कोई स्थान नहीं है और भारत को नाजीवाद के खिलाफ युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन का समर्थन करना चाहिए, लेकिन केवल एक स्वतंत्र देश के रूप में। अगर वह मदद नहीं कर सकता तो उसे बाधा भी नहीं डालनी चाहिए। अक्टूबर 1940 में गांधी ने अपना मूल रुख त्यागते हुए एक सीमित सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करने का फैसला किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख अधिवक्ताओं को एक एक करके भाग लेने के लिए चुना गया। उन नेताओं में से दूसरे नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में 1 साल से थोड़ा अधिक समय बिताने के बाद उन्हें हवाई में पर्ल हार्बर पर बमबारी से 3 दिन पहले अन्य कांग्रेस कैदियों के साथ रिहा कर दिया गया। जब 1942 के वसंत में जापानियों ने बर्मा, अब म्यांमार के माध्यम से भारत की सीमाओं पर अपना हमला किया, तो उस नए सैन्य खतरे का सामना कर रही ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ कुछ पहल करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य, जो राजनीतिक रूप से नेहरू के करीबी थे और जिन्ना को भी जानते थे, संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव लेकर आए। हालांकि क्रिप्स का मिशन विफल हो गया, क्योंकि गांधी स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में पहल गांधी के हाथों में चली गई, जिन्होंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया। नेहरू, हालांकि युद्ध के प्रयासों को शर्मिंदा करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास गांधी के साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे, अब मुंबई, में कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद गांधी और नेहरू सहित पूरी कांग्रेस कार्यसमिति को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। नेहरू उस 9वीं और आखिरी हिरासत से 15 जून 1945 को ही बाहर आए। उनकी रिहाई के 2 साल के भीतर भारत का विभाजन होकर स्वतंत्र होना तय था। वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने का अंतिम प्रयास विफल रहा।
इस बीच चर्चिल के युद्धकालीन प्रशासन को विस्थापित करने वाली लेबर सरकार ने अपने पहले कार्यों में से एक के रूप में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा और बाद में लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया। अब प्रश्न यह नहीं था कि भारत स्वतंत्र होगा या नहीं, बल्कि यह था कि क्या इसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र राज्य शामिल होंगे। हिंदू मुस्लिम विरोध, जिसकी परिणति 1946 के अंत में झड़पों में हुई, जिसमें करीब 7,000 लोग मारे गए, ने उपमहाद्वीप के विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। जहां गांधी जी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, वहीं नेहरू ने अनिच्छा से लेकिन वास्तविक रूप से सहमति दे दी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग स्वतंत्र देश बनकर उभरे। प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियां: जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और हैरिस ट्रूमैन। अक्टूबर 1949 में नेहरू की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के आरंभ में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अमेरिकी राष्ट्रपति हैरिस ट्रूमैन द्वारा स्वागत किया जा रहा है। नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, जो बाद में प्रधानमंत्री बनी, दाईं ओर है। अधिक 1929 में जब गांधी जी ने लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नेहरू को चुना था, से लेकर 1964 में प्रधानमंत्री के रूप में उनकी मृत्यु तक, इन 35 वर्षों में नेहरू 1962 में चीन के साथ संक्षिप्त संघर्ष की पराजय के बावजूद अपने लोगों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण गांधी जी के धार्मिक और परंपरावादी दृष्टिकोण के विपरीत था, जिसने गांधी जी के जीवनकाल में भारतीय राजनीति को एक धार्मिक रूप प्रदान किया था, भ्रामक रूप से, क्योंकि हालांकि गांधी जी धार्मिक रूप से रूढ़िवादी प्रतीत होते थे, वे वास्तव में एक सामाजिक गैरअनुरूपतावादी थे जो हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू और गांधी के बीच वास्तविक अंतर धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण में नहीं, बल्कि सभ्यता के प्रति उनके दृष्टिकोण में था। जहां नेहरू तेजी से आधुनिक मुहावरे में बात करते थे, वहीं गांधी। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में नेहरू का महत्व यह है कि उन्होंने आधुनिक मूल्यों और सोचने के तरीकों को आयातित और प्रसारित किया, जिसे उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया। धर्मनिरपेक्षता और भारत की बुनियादी एकता पर अपने जोर के अलावा, इसकी जातीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद, नेहरू भारत को वैज्ञानिक खोज और तकनीकी विकास के आधुनिक युग में आगे ले जाने के लिए गहराई से चिंतित थे। इसके अलावा उन्होंने अपने लोगों में गरीबों और बहिष्कृत लोगों के साथ सामाजिक सरोकार की आवश्यकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान की जागरूकता जगाई। जिन उपलब्धियों पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, उनमें से एक प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार था, जिसने अंततः हिंदुओं को सक्षम बनाया। विधवाओं को उत्तराधिकार और संपत्ति के मामलों में पुरुषों के साथ समानता का अधिकार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू का सितारा अक्टूबर 1956 तक चमक रहा था, जब हंगरी में सोवियत क्रांति के खिलाफ भारत के रवैये ने उनकी नीति को कमजोर कर दिया। गुटनिरपेक्षता तटस्थता पर गैर साम्यवादी देशों द्वारा कड़ी जांच की गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत हंगरी पर आक्रमण के मामले में सोवियत संघ के साथ मतदान करने वाला एकमात्र गुटनिरपेक्ष देश था, और उसके बाद नेहरू के लिए गुटनिरपेक्षता के लिए अपने आह्वान पर विश्वास हासिल करना मुश्किल हो गया। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में उपनिवेशवाद विरोध उनकी विदेश नीति का आधार रहा था। हालांकि इस मुद्दे में उनकी रुचि कम हो गई जब चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित अफ्रीकी और एशियाई देशों के बांडुंग सम्मेलन में उनसे सुर्खियां छीन लीं। 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया अब सर्बिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन के समय तक नेहरू ने उपनिवेशवाद विरोध के स्थान पर गुटनिरपेक्षता को अपनी सबसे बड़ी चिंता के रूप में स्थापित कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू और एंटोनियो सेगनी। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतालवी राष्ट्रपति एंटोनियो सेगनी के साथ सितंबर 1962। अधिक हालांकि 1962 के एक महीने तक चले भारत चीन युद्ध ने गुटनिरपेक्षता पर नेहरू की इच्छाधारी सोच को उजागर कर दिया। अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के परिणामस्वरूप चीनी सेना ने उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर कब्जा करने की धमकी दी। उन्होंने नेहरू के उद्घोषणा हिंदू चीनी भाई भाई, भारतीय और चीनी भाई हैं के खोखलेपन को उजागर किया। नेहरू द्वारा पश्चिमी सहायता के लिए बाद में किए गए आह्वान ने उनकी गुटनिरपेक्ष नीति को लगभग बकवास बना दिया। चीन ने जल्द ही अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। ब्रिटानिका क्विज। भारत अन्वेषण प्रश्नोत्तरी। द कश्मीर क्षेत्र, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का दावा है, नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे कार्यकाल में एक चिरस्थायी समस्या बना रहा। 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद के महीनों में उन्होंने दो नए देशों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए अस्थायी प्रयास किए, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने तय किया कि वे किस देश में शामिल होंगे। हालांकि
जब सिंह ने भारत को चुना तो दोनों पक्षों के बीच लड़ाई छिड़ गई। संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा की मध्यस्थता की और नेहरू ने उस रेखा के साथ क्षेत्रीय समायोजन का प्रस्ताव रखा जो विफल रहा। वह सीमांकन नियंत्रण रेखा बन गई जो आज भी क्षेत्र के भारतीय और पाकिस्तानी प्रशासित भागों को अलग करती है। नेहरू जी इस समस्या को सुलझाने के अपने प्रयासों में अधिक भाग्यशाली थे। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा भारत में विदेशी नियंत्रण वाली अंतिम बची इकाई। हालांकि दिसंबर 1961 में भारतीय सैनिकों द्वारा इसके सैन्य कब्जे ने कई पश्चिमी देशों में रोष पैदा कर दिया था, लेकिन इतिहास को देखते हुए नेहरू का कदम उचित है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी की वापसी के साथ भारत में पुर्तगाली औपनिवेशिक उपस्थिति एक कालबाह्य वस्तु बन गई थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों ने शांतिपूर्वक वापसी की थी। यदि पुर्तगाली ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे तो नेहरू को उन्हें हटाने के तरीके खोजने थे। पहले अनुनय विनय की कोशिश करने के बाद अगस्त 1955 में उन्होंने निहत्थे भारतीयों के एक समूह को हिंसक प्रदर्शन में पुर्तगाली क्षेत्र में मार्च करने की अनुमति दी थी। हालांकि पुर्तगालियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें लगभग 30 लोग मारे गए। नेहरू ने 6 साल तक अपना हाथ रोके रखा। इस बीच पुर्तगाल के पश्चिमी मित्रों से अपील की कि वे अपनी सरकार को उपनिवेश छोड़ने के लिए राजी करें। जब भारत ने आखिरकार हमला किया तो नेहरू ये दावा कर सकते थे कि न तो वे और न ही भारत सरकार कभी नीति के रूप में अहिंसा के लिए प्रतिबद्ध थी। चीन के साथ झड़प के कुछ समय बाद ही नेहरू की सेहत बिगड़ने लगी। 1963 में उन्हें हल्का स्ट्रोक आया और जनवरी 1964 में उन्हें और भी ज्यादा गंभीर दौरा पड़ा। कुछ महीने बाद तीसरे और घातक स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई। परंपरा। अपनी भारतीयता में सचेत रूप से दृढ़ रहते हुए नेहरू ने कभी भी गांधी के व्यक्तित्व से जुड़ी हिंदू आभा और माहौल को नहीं दिखाया। अपने आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण के कारण वे भारत के युवा बुद्धिजीवियों को अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के आंदोलन की ओर आकर्षित करने में सक्षम थे और बाद में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्हें अपने इर्द गिर्द लामबंद कर लिया। नेहरू की पश्चिमी परवरिश और स्वतंत्रता से पहले यूरोप की उनकी यात्राओं ने उन्हें पश्चिमी सोच के तरीकों के लिए अभ्यस्त कर दिया था। नेहरू ने कई बुनियादी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर गांधी के साथ अपने मतभेदों को नहीं छिपाया। वे औद्योगिकरण के प्रति गांधी के विरोध को साझा नहीं करते थे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत की शुरुआती पंचवर्षीय योजनाएं भारी विनिर्माण की ओर उन्मुख हों। अगर नेहरू ने गांधी की अहिंसा को स्वीकार किया तो उन्होंने ऐसा सिद्धांत के तौर पर नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वे अहिंसा को एक उपयोगी राजनीतिक हथियार और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में भारत के लिए सही नीति मानते थे। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं में से गांधी सहित नेहरू ने ही विश्व समुदाय में भारत के स्थान के बारे में गंभीरता से सोचा था। इससे उन्हें न केवल स्वतंत्रता से पहले विदेशी मामलों पर भारतीय जनता को शिक्षित करने में मदद मिली, बल्कि स्वतंत्रता मिलने पर भारतीय विदेश नीति पर अपने विचार भी व्यक्त करने में मदद मिली। अगर गांधी ने भारतीयों को भारत के बारे में जागरूक किया तो नेहरू ने उन्हें दूसरों के बारे में भी जागरूक किया। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो उसने दुनिया के सामने जो छवि प्रस्तुत की वह वास्तव में नेहरू की छवि थी। भारतीय राष्ट्रवाद के शुरुआती वर्षों में दुनिया ने भारत को नेहरू के साथ पहचाना। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 17 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को मार्गदर्शक सितारा माना और इस बात पर जोर दिया कि भारत को लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को हासिल करने की जरूरत है। अपने कार्यकाल के दौरान संसद में कांग्रेस पार्टी को मिले भारी बहुमत की मदद से वे उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। उनकी घरेलू नीतियों के 4 स्तंभ लोकतंत्र, समाजवाद, एकता और धर्मनिरपेक्षता थे। वे अपने जीवनकाल में इन 4 स्तंभों द्वारा समर्थित इमारत को बनाए रखने में काफी हद तक सफल